हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 12 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें उल्लिखित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अगला है, यह संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है। यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है। यह न्यायालयों में गैर न्यायिक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 4 मूल तत्वों को प्रकट करती है। प्रस्तावना में उल्लेख है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, इसलिए संविधान के अधिकार के स्रोत को प्रकट करता है। तो यहां पर आपका इस हिसाब से पहला वाला कथन सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, इसलिए भारतीय राज्य की प्रकृति जो है प्रकट करती है। यानी कि यहाँ पर जो इसके उद्देश्य हैं वो भी बताए गए हैं। उद्देश्य कौन कौन से बताए गए हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को ये निर्दिष्ट भी करती है। तो ये इसके संविधान के यहाँ पर उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपका उसका बी वाला कथन भी सही हो जाएगा। सी वाला कथन आपका गलत है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधि की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन इस हिसाब से गलत हो जाएगा। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों और राज्य की नीति निदेशक तत्वों की तरह यहां पर प्रस्तावना भी जो है ये गैर न्यायिक है। यानी जो आपके मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी हैं, ये भी इनके हनन होने पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से प्रस्तावना में जो भी उद्देश्य दिए हुए हैं, प्रस्तावना में जो भी रूपरेखा बताई गई है, तो उसके वो लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यायालयों में गैर न्यायिक है। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं? व्यापक प्रतिनिधित्व, स्थिर सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, उत्तरदायी सरकार। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया है, जबकि यूएसए में अध्यक्षात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत की संघीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष जो है, यानी राष्ट्रपति जो है, केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। वहीं अगर हम यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, जैसा कि अमेरिका में आप देखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। वह सभी मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति व्यक्तिगत रूप से करता है। विधि निर्माण का कार्य भी विधायिका के द्वारा ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षीय प्रणाली में किसी भी विधि को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। हालांकि हमारे यहाँ भी संघीय व्यवस्था में कुछ यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो वीटो की पावर है वो असीमित नहीं है, कुछ हद तक सीमित भी है। सबसे महत्वपूर्ण आपकी बात यह देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कांग्रेस में सदस्यों के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, और ना ही वह उनके प्रति उत्तरदायी होता है। उसका 4 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है। यानी हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन यहाँ पर 4 साल का कार्यकाल होता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस में उसके दल के पास बहुमत नहीं भी होता है, तब भी अपना कार्यकाल पूरा करता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की जो पार्टी है वो अपना बहुमत खो देती है, संसद में अपना बहुमत खो देती है, तो उसकी सरकार गिर जाती है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर अगर बहुमत नहीं भी होगा तो भी सरकार बनी रहती है। अब हाँ, यहाँ पर बात करते हैं इसके गुणों की। कौन कौन से गुण इसमें आते हैं? व्यापक प्रतिनिधित्व। देखिए, जो अध्यक्षीय प्रणाली है इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीमित प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो ये इसका एक दोष है। तो यहाँ पर पहला वाला सही नहीं है। स्थिर सरकार, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल का कार्यकाल है तो 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, जरूरी नहीं है कि उस दल के पास बहुमत हो ही। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर सरकार होती है, जबकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में आपको अस्थिर सरकार देखने को मिलती है। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा शक्तियों का पृथक्करण होता है। यानी आपने देखा होगा जो यूएसए है, तो यूएसए के जितने 50 जो स्टेट हैं, अब तो हालांकि 51 हो गई है संख्या, 51 होने वाली है। तो 51 जो स्टेट हैं यूएसए के, वो एक अनुबंध के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कह सकते हैं उनके राज्य के और केंद्र के मध्य एक समझौता हुआ है, और एक समझौते की प्रक्रिया के तहत वो यूएसए का अंग बने हैं। जबकि भारत में जो भारत के राज्य हैं वो केंद्र से किसी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 1 में ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है।
और ना ही हमारे यहाँ के राज्यों को केंद्र से पृथक होने की आज़ादी है। ये बात भी आप जानते होंगे। इसके अलावा उत्तरदायी सरकार, चूंकि संघीय व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्थिर सरकार है, सरकार को अब उसके समय से पहले हटा कोई नहीं सकता है। इसके अलावा जवाबदेह भी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो है इसमें जवाबदेह सरकार होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में उनकी मनमानी चलती है, यानी जवाबदेह नहीं है, तो सरकार यहाँ पर निरंकुश हो जाती है। तो ऐसे में उत्तरदायी सरकार कहना गलत होगा। यहाँ पर आपका केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आपका सही जो आंसर है वो है सेकंड का ए वाला, केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो इसके हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। देखिए, निरोध का अधिकार संबंधित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बताया जाना चाहिए कि उसको क्यों निरोध में लिया गया है, उसको क्यों उठाया गया है, ये बताना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। उसकी गिरफ्तारी का कारण बताने के लिए 24 घंटे की कोई समय सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है, यानी गिरफ्तारी का कारण बताने के लिए 24 घंटे की कोई यहाँ पर ऐसी समय सीमा इसमें नहीं लिखी गई है। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि निर्माण का अधिकार है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के सुरक्षा मामलों आदि पर निरोध संबंधी विधि निर्माण का अधिकार है। तो यहाँ पर केवल संसद को ही नहीं है बल्कि राज्य विधानमंडलों को भी अधिकार है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका आंसर है तीसरे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। चौथा प्रश्न है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में इसका गठन एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केंद्र सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन कार्यरत कार्यालयों से संबंधित शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। यहाँ पर आपका पहला वाला जो इसका कथन है ये सही है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इसमें सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। हाल ही में आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 यानी आरटीआई जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसके तहत इसमें थोड़ा प्रावधान चेंज कर दिए गए हैं। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उस अवधि तक पद धारण करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। यानी इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ये केंद्र सरकार तय करेगी कि मुख्य सूचना आयुक्त कब तक पद पर रहेगा। पहले तो इससे पूर्व में 5 साल की अवधि थी, लेकिन अब 5 साल की अवधि वाली जो कंडीशन है वो हटा दी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन जो है ये भी सही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के जो वेतन और भत्ते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि ये पहले जो प्रावधान था उसके अकॉर्डिंग तो इनके वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कितने होंगे। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 4 का ए, यानी चौथे का ए, केवल 1। पांचवा प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा, न कि राज्य विधानमंडल में। ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में आप विधेयक को ले आए या फिर राज्यसभा में ले आए, लेकिन राज्य विधानमंडल में विधेयक नहीं लाया जाएगा। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा
पुनः स्थापित यहाँ पे किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। 1991 में वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर, यानी कि जैसी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी हो उसके 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा वापस ली जा सकती है और इस तरह की उद्घोषणा के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वाला कथन भी यहां पर गलत है। अभी तक किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। 1991 में वित्तीय संकट जरूर आया था, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा वहां पर भी अनाउंस नहीं हुई थी। यानी ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है कि आज़ादी के बाद से अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है छठवें का ए, केवल 1। सातवां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से उल्लिखित हैं। यह निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि इसके सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। यह सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 324 के तहत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन करता है। आपका पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन भी सही नहीं है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसी संस्था में निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसद ने निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और जो कारोबार का समव्यवहार अधिनियम है 1991 में ये अधिनियमित किया है और ये 1991 में जो अधिनियम ये लाए हैं इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक पद धारण कर सकते हैं। हालांकि वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये बात अधिनियम लाकर बताई गई है। यानी ये जो कंडीशन जो है आप जो देख रहे हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष वाली, ये अधिनियम लाकर स्थापित की गई है, ना कि संविधान में पहले से निहित है। तो यहां पर उस हिसाब से आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है ये भी कथन सही नहीं है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को सरकार के अधीन अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीनों ही कथन गलत है, तो आंसर है 7वें का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है, यानी जो वंशानुगत उपाधियां थी उनको ये खत्म करता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। तो यहां पर आपका
सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका आंसर है 8वें का सी, 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के लागू होने से घटित हुआ, क्या क्या घटित हुआ है? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का गठन, सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। तो पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रकारों के मध्य पृथक्करण स्टार्ट किया। यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार द्वैध शासन की एक प्रणाली इसके तहत स्थापित की गई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। यानी ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये पृथक किया गया है, ना कि 1833 के तहत। तीसरा वाला कथन भी आपका गलत है। जो आपका 1853 का चार्टर था, तो इस चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका 9 का सी, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित होते हैं? विदेश यात्रा करने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। सतवंत सिंह सहानी बनाम डी रामारत्नम मामले में विदेश यात्रा करने के अधिकार के मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ये स्थापित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में घूमने और विदेश यात्रा करने का अधिकार शामिल है। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। अब देखिए तीसरा वाला जो है ये भी सही है। भारत के महान्यायवादी बनाम लक्ष्मा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश अर्थात मौत की सजा का सार्वजनिक निष्पादन, राजस्थान के हाई कोर्ट ने मौत की सजा का सार्वजनिक निष्पादन किया था। तो इसके विरुद्ध जो भी व्यक्ति है उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दिया है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पब्लिकली किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं। तो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, तो आपका ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा वाला जो है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था 1980 में प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों को हटा दिया जिनमें कहा गया था कि 3 साल से अधिक कारावास की सजा वाले गैर जमानती अपराध के लिए विचाराधीन प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से हथकड़ी में रहना पड़ता है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है, यानी हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ये भी इसमें शामिल है। तो यहां पर आपका चारों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका 10वें का डी, 1, 2, 3 और 4। 11वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार रक्षा रिट की मांग कर सकता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। देखिए जो अधिकार रक्षा है तो ये रिट जरूरी नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही से मांग सकता है, इसे कोई इच्छुक व्यक्ति भी अधिकार रक्षा की मांग कर सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। परमादेश रिट जो है एक निजी व्यक्ति या एक निजी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला जो कथन है यह भी आपका सही है। पहले जो है उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती थी और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध यह जारी नहीं होती थी। लेकिन 1991 में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। तो उस हिसाब से आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का सी, केवल 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को पारित करना होगा संसद के पूर्ण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की संस्तुति से,
संसद के साधारण बहुमत से या संसद के विशेष बहुमत से। संविधान का जो आर्टिकल 4 है तो ये स्वयं में एक घोषणा करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या विद्यमान राज्यों के नामों में परिवर्तन हेतु निर्मित विधियों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधनों के रूप में नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है इस प्रकार की जो विधियां होती हैं उनके लिए साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा इन्हें पारित किया जा सकता है। तो ये संसद के साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का सी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती हैं? संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों के लिए मंत्री, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, विदेशी अभिदाय अधिनियम के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी इकाइयां। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक सामरिक निकाय है। यह एक ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य करता है और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी और केंद्र सरकारी के अधिकारी सम्मिलित हैं। हालांकि यहां पर आपका विकल्प ए जो है गलत है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार का विस्तार मंत्रियों तक है, फिर भी यह मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा संसद में कही गई किसी बात या संसद में किए गए मतदान के मामले में किसी भी तथ्य की यह जांच नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन भी आपका यहां पर सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, ये भी गलत है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि सरकार के द्वारा पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। विदेशी अभिदाय अधिनियम के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी इकाइयां। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार जो विदेशी अभिदाय अधिनियम है, इसके संदर्भ में विदेशी स्रोतों से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक अभिदाय प्राप्त करने वाली संस्थाओं को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। यानी जिन संस्थानों, जो आपकी संस्थाएं हैं जिनको 10 लाख से ज्यादा की राशि विदेशों से प्राप्त होती है, वो इसके दायरे में आती हैं। 10 लाख से कम वाली दायरे में नहीं आती हैं। यानी यहां पर ये लिखा हुआ है सभी इकाइयां इसके दायरे में आती हैं, ये गलत है। तो तीसरा वाला कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीनों ही कथन गलत है, तो आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14वां प्रश्न है आपका, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, इसने कर भुगतान करने के कर्तव्य की मूल कर्तव्य के रूप में अनुशंसा की। इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना या दंड का सुझाव दिया। देखिए, 1976 में मूल कर्तव्यों के विषय में अनुशंसा करने हेतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और बाद में एक और इसमें जोड़ा गया और वर्तमान में अभी आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की कुछ अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसमें संसद किसी भी मूल कर्तव्य के अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना या दंड का प्रावधान कर सकती है, ये भी एक अनुशंसा थी, इसको स्वीकार नहीं किया गया। एक अनुशंसा ये थी कि नागरिकों के लिए कर भुगतान करने का कर्तव्य भी एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो यहां पर यह भी, इसकी जो अनुशंसा थी ये भी स्वीकार नहीं की गई। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका 14 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। यह संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची थी। इसे कृषि सुधारों से संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। इस अनुसूची के तहत सम्मिलित सभी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया जाता है। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। पहली बार 1951 में पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची इसमें ऐड की गई। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो 9वीं अनुसूची थी, इसके अंतर्गत कृषि सुधार से संबंधित कानूनों का संरक्षण करने और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आर्टिकल 31A के साथ एक नया अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की
न्यायिक पुनरावलोकन से कोई निर्बंध या उन्मुक्ति नहीं हो सकती है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से ये उन्मुक्त नहीं है, इनका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन यहां पर सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का भी, केवल 1 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।